हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका आज के पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो ये क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ ये पीजी सेमेस्टर 1 के सिलेबस में भी कोर्स में भी है। उसका पेपर 1 जो है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिया गया है और वो है संप्रभुता। आज के इस क्लास में हम संप्रभुता के बारे में चर्चा करेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसकी परिभाषाओं को समझेंगे, उसके विकास को देखेंगे, साथ ही साथ उसके विभिन्न जो प्रकार हैं उनको देखेंगे, उसके जो स्वरूप हैं उनको देखेंगे और इस तरह से संप्रभुता के जो विभिन्न आयाम हैं उनकी चर्चा हम आज के क्लास में करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संप्रभुता का जो आशय है या अभिप्राय है वह राष्ट्र राज्यों की अवधारणा से संबंधित है। राज्य की स्थापना के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जनसंख्या, भूभूमि, सरकार और संप्रभुता। तो जो ये 4 महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, तो संप्रभुता का विचार जो है उन्हीं में से एक है। यह राज्य का परम अनिवार्य लक्षण है और राज्य के संप्रभुता का धारक है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता के कारण ही राज्य स्वयं को आंतरिक तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च मानते हैं। यदि हम शाब्दिक दृष्टि से देखें तो संप्रभुता संप्रभुता का अंग्रेजी में सॉवरेनिटी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के सुपरनेस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। आखिर इसकी आवश्यकता जो है क्यों पड़ती है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके माध्यम से राज्य अपने राजनीतिक जो प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यह राज्य के बीच समानता का बोधक है। यह व्यक्ति के राजनीतिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। संप्रभुता के विचार ने ही विकासशील एवं उपनिवेशी देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उद्घाटन किया है। तो ये इसका मीनिंग था। अब इसके बाद हम लोग संप्रभुता की परिभाषा को देखेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता को जो है परिभाषित करने का प्रयास किया है और यदि परिभाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। साथ ही साथ संप्रभुता के जो लक्षण हैं उनका भी हमें पता चलता है। तो सबसे पहले जो एक विचारक हैं जीन बोंदा, तो इन्होंने संप्रभुता के बारे में क्या कहा है उसको जानते हैं। पहले इन्होंने कहा है, संप्रभुता नागरिकों और आश्रितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। ये जीन बोंदा ने कहा है। इसके बाद एक विचारक हैं ग्रोसियस, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जन्मदाता भी माने जाते हैं। इनका मानना है कि संप्रभुता उस व्यक्ति की सर्वोच्च शक्ति है
जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा कोई नहीं टाल सकता, ये शासन करने की नैतिक शक्ति है। ग्रोसियस ने इसको इस ढंग से परिभाषित किया है। अगले जो हमारे एक विचारक हैं विलोवी, उनका मानना है कि राज्य की यह संप्रभुता जो है वो राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। इसके बाद एक और विचारक है बहुत ही महत्वपूर्ण, आइंस्टीन। इनका क्या मत है? आइंस्टीन का कहते हैं कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति के आज्ञा का पालन करता है और निश्चित व्यक्ति अन्य व्यक्ति के आज्ञा का पालन का आदी नहीं है, ना करता हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वो जो समाज है वो संप्रभु समाज है। ये आइंस्टीन जो है विचारक, उनका कहना है। और इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इसके लक्षणों का पता चलता है। और पोलोक एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि संप्रभुता वो शक्ति है जो ना तो अस्थायी होती है और ना ही वह किसी के द्वारा दी गई होती है, ना ही वो ऐसे नियमों को मानती है जिन्हें वे बदल ना सके, और ना ही पृथ्वी पर किसी दूसरी शक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पोलोक जो एक विचारक हैं, उनका ये मत है। इसी क्रम में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान राजनीति शास्त्री हैं प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि राज्य की संप्रभुता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है। यह उनसे किसी का से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी तरह के वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लास्की ने कही है, और इस आधार पर इन परिभाषाओं, अर्थ और परिभाषाओं को समझने के बाद जो संप्रभुता के बारे में हमें कुछ इनकी विशेषताओं का पता चलता है। और ये जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे जो पहला है विशेषता इसकी है संप्रभुता की, वो है कि यह जो है पूर्णतया। तो संप्रभु पूर्ण और असीमित होती है। जो संप्रभुता होती है वो पूर्ण और असीमित होती है। इसके कानूनों का पालन निर्बाध रूप से होता है। आंतरिक रूप से यह सभी व्यक्तियों और समूहों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, और बाह्य रूप से यह किसी भी सत्ता के समक्ष झुकता नहीं है। मतलब पूर्णता का मतलब हुआ कि जो आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। उसमें किसी भी रूप में वह ना ही तो किसी का आंतरिक नियंत्रण हो और ना ही किसी बाहरी सत्ता के आगे वो झुकता हो। तो एक तरह से देखा जाए तो संप्रभुता का जो प्रमुख पहला गुण है वो ये है कि यह पूर्णतया है, ये कंप्लीट होता है। दूसरी जो इसकी पूर्ण विशेषता है वो ये है कि सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी। तो इसमें क्या है कि जिस भूभाग पर राज्य का नियंत्रण होता है, वहाँ उस राज्य की विधि सार्वभौम होती है। राज्य के विधि का उल्लंघन करने का अर्थ है राज्य के दंड का सहभागी बनना।
मतलब उसको सभी को मानना होता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि अदेयता। अदेयता क्या है? तो राज्य संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो उसका अस्तित्व जो है वो नष्ट हो जाता है और ये राज्य के व्यक्तित्व का सार तत्व का हिस्सा होता है। इसलिए जो राज्य की संप्रभुता है वो हस्तांतरित जो है वो नहीं होती है। चौथा जो इसका प्रमुख विशेषता है वो है स्थायित्व। अस्थायित्व ये उतना ही अस्थायी होता है जितना कि राज्य स्वयं होता है। प्रभुसत्ता के अंत का अर्थ है राज्य का अंत होना। यदि कोई इसे तात्कालिक रूप से प्राप्त कर ले तो वह संप्रभु नहीं होता या नहीं कहा जा सकता। ये राज्य में सतत निवास करती है। मतलब अस्थायित्व जो है इसका एक प्रमुख गुण या लक्षण होता है या विशेषता होती है। और अगर ये अस्थायित्व नहीं होता है, अगर राज्य में प्रभुसत्ता का अंत होने का मतलब है कि राज्य का अंत हो जाना। इसके बाद है अविभाज्यता। अविभाज्यता क्या होती है कि प्रभुसत्ता जो होती है को विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी राज्य में दो संप्रभु जो है वो नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा समग्र होती है और जिस पर अर्धवर्ग या त्रिभुज जिस प्रकार अर्धवर्ग या अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार जो है अर्ध संप्रभुता की जो है वो कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब ये जो होती है अविभाज्य होती है। तो ये जो 5 जो विशेषताएं हैं जिसकी हमने चर्चा की, उसमें पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, अस्थायित्व और अविभाज्यता, इसके 5 जो है वो प्रमुख जो है विशेषता होती है। और ये पांचों विशेषताएं जो हैं संप्रभुता के सार तत्व हैं। किसी संप्रभु के पास इन विशेषताओं का होना जो है वो बहुत आवश्यक होता है और इसके अभाव में कोई भी संप्रभु नहीं हो सकता है। तो ये संप्रभुता के होने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं या इसकी विशेषता है। अब हम इसके संप्रभुता के पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके जो पक्ष होते हैं वो क्या हैं। संप्रभुता के हमने इसकी परिभाषाएं देखी, हमने इसकी विशेषताएं देखी, इसके मीनिंग को समझा और इससे हमें समझ में आता है, इससे हम को जानने के बाद जो है संप्रभुता के हम पक्ष को देखते हैं कि इसके पक्ष क्या हैं। तो इसके जो संप्रभुता के 2 पक्ष होते हैं, एक तो आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक संप्रभुता क्या है? तो किसी राज्य द्वारा किसी निश्चित भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाकर उन्हें लागू करने और आज्ञाएं मनवाने की योग्यता और शक्ति से है। और ये निर्बाध रूप से व्यक्ति की राज्य के प्रति स्वामी भक्ति को प्रदर्शित करती है या स्वामी भक्ति को प्राप्त करती है। और ऐसा ना होने पर राज्य की सत्ता जो है वो छीन मानी जाती है। मतलब किसी भी राज्य के द्वारा किसी निश्चित भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाना और उन्हें लागू करना और अपनी आज्ञाओं को मनवाने की योग्यता जो है और शक्ति जो है, और निर्बाध रूप से जो है व्यक्ति राज्य के प्रति स्वामी भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा ना होने पर राज्य की सत्ता जो है वो छीन हो जाती है। तो ये है आंतरिक संप्रभुता। अब हम देखते हैं कि बाह्य संप्रभुता क्या है। तो बाह्य संप्रभुता से वास्तव में जो बाह्य संप्रभुता है ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा किसी राज्य के निश्चित भूमि के लिए जवाबदेह है। और बाह्य संप्रभुता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक राज्य जो है दूसरे
राज्य पर अधिकार चाहता है। साथ ही साथ यह धारणा भी निहित है कि कोई भी राज्य एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। बाह्य संप्रभुता यह भी दर्शाती है कि प्रत्येक राज्य वैधानिक दृष्टि से समान है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता जो है, राज्यों के बीच जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता है, वो इसी सिद्धांत पर, ये जो बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत है, इसी पर वो आधारित है। इसके बाद इसके आंतरिक और जो बाहरी इसका स्वरूप है, इसकी चर्चा करने के बाद हम ये समझेंगे कि आखिर ये जो संप्रभुता की धारणा है, इसका विकास कैसे हुआ। तो इसके कहा जाता है कि वस्तु का, कोई भी वस्तु का वास्तविक जो रूप होता है उसके इतिहास में होता है, और इसलिए यह जानना आवश्यक होता है कि इसका उदय जो है वो कैसे हुआ, आधुनिक संप्रभुता की धारणा जो है वो क्या है, और जो आधुनिक जो संप्रभुता आज है, यह जो है वो इतिहास की देन है, और यह एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई है, और किसी एक निश्चित भूभूमि, जो कोई भी एक निश्चित भूमि पर सर्वोच्च सत्ता के रूप में संप्रभुता की जो धारणा एक जो है आधुनिक विचार है, और तथा इसकी उत्पत्ति आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय के साथ जुड़ी हुई है, और प्राचीन और मध्य काल में इस धारणा को पूर्णतः, जो प्राचीन और जो मध्य काल था, यह संप्रभुता की धारणा से पूरी तरह से प्राचीन काल में ये लोग अनभिज्ञ नहीं थे, किंतु जिस संदर्भ में आज प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है उस पर कोई विशेष बल नहीं दिया जाता था, और एक सर्वोच्च सत्ता जो थी, एक सर्वोच्च सत्ता का संकेत देने के लिए इस शब्द का लोग प्रयोग नहीं करते थे, जो प्राचीन और मध्यकाल जो था उसमें। लेकिन जब हम यूनानी नगर राज्य की चर्चा करें तो यूनान के नगर राज्य जो थे वे स्वतंत्र थे और स्वाधीन भी थे। सभी राजा इसकी सत्ता के अलावा संपूर्ण समुदाय की सर्वोच्च सत्ता से परिचित थे यूनान के नगर राज्य में। और अगर रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन राज्यों में जनता को सर्वोच्च सत्ता का स्रोत माना जाता था, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप का बीजारोपण सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत हुआ, और संप्रभुता के उदय में कई कारक सामने आते हैं। राजा का एक सार्वभौमिक सत्ता के रूप में स्थापित हो जाना, पुनर्जागरण, सुधारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप पोप की शक्ति का ह्रास होना, और व्यापारी वर्ग के उदय से सामंतवादी संरचना का पतन होना, इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति तथा बिस्टेफिला जो एक की संधि जो हुई थी, बिस्टेफिला की संधि ने संप्रभुता की धारणा को स्थापित किया है। तो ये था इसका विकास कि किस तरह से यूनानी सबसे पहले प्राचीन युग और मध्य युग में हमने देखा कि संप्रभुता तो थी, लेकिन इस नाम से लोग परिचित नहीं थे। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत इसका जो है एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में जो है वहाँ की जनता में निवास करती थी, और उसके बाद किस तरह से इसका आधुनिक युग में इसका बीजारोपण होता है, सामंतवादी व्यवस्था का अंत करके पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों के माध्यम से व्यापारी वर्ग का उदय होता है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति होती है, और जो बिस्टेफिला की जो संधि होती है, तो उस संधि के परिणाम स्वरूप जो संप्रभुता की धारणा को जो है स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया जाता है, और यह एक तरह से इसकी धारणा को ये धारणा सामने आती है।
अब हम इसके बाद इनके विकास की चर्चा करने के बाद अब हम जानेंगे कि संप्रभुता के जो विविध रूप हैं वो क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसके काइंड्स क्या हैं। तो संप्रभुता का प्रयोग विधिक रूपों में होता है, विविध रूपों में होता है या किया जाता है। पहला जो संप्रभुता है वो है नाम मात्र तथा वास्तविक संप्रभुता। इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले इसे नाम मात्र और वास्तविक संप्रभुता में विभाजित किया गया है। और जो नाम मात्र की संप्रभुता जो होती है वो क्या है? तो नाम मात्र का संप्रभु वो है जिसके नाम से राज्य में समस्त कार्य जो है वो संपादित किए जाते हैं। और वास्तविक संप्रभु वो है जिसके द्वारा वास्तव में शासन का भार जो है वो या कार्य जो है वो संपादन किया जाता है। और इस प्रकार की समानता जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को हमें मिलती है। और उसका उदाहरण इसको समझने के लिए हम भारत की जो है संसदीय व्यवस्था को देख सकते हैं। और जैसे कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का संप्रभु है और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो वास्तविक संप्रभु होते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है विधि के अनुसार तथा तथ्य अनुसार संप्रभुता। तो विधि के अनुसार संप्रभु वो है जिससे राज्य के कानून के द्वारा सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, जिसे राज्य के कानून के द्वारा सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती हो, जिसे अपने आदेश देने तथा आज्ञा पालन करवाने का विधिक अधिकार जो है वो प्राप्त होता है या विधिक अधिकार उसको होता है। और शासक को चुनावी औचित्य प्राप्त होता है। जबकि वास्तविक संप्रभु वो है जो शक्ति के बल पर सर्वोच्च सत्ता पर असंवैधानिक तरीके से आसीन होता है। ये क्रांति तथा सैनिक तख्ता पलटने के समय देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा पाकिस्तान में किया गया था, आप देख सकते हैं उसको। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। तो वैधानिक संप्रभुता वो संप्रभुता है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित स्पष्ट होती है। जो कानूनी संप्रभु होती है वो निश्चित और संप्रभु होती है। और इसका आश्रय यह है कि निर्वाचन जो मंडल होता है संप्रभु होती है और राजनीतिक संप्रभु का आश्रय निर्वाचक मंडल से होता है, जिसकी इच्छा और सामर्थ्य पर ही वैधानिक संप्रभु जो है का अस्तित्व निर्भर होता है। और ये जनतांत्रिक व्यवस्थाओं में का लक्षण है या उसमें देखने को मिलती है। राजनीतिक संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं, ये कहा जाता है। और प्रोफेसर डाइसी का कहना है कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक अन्य प्रभुसत्ता होती है और जिसके आगे कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है, ये प्रोफेसर डाइसी ने कहा है। मतलब वैधानिक संप्रभुता का अर्थ तभी है जब राजनीतिक जो है संप्रभुता होगी, क्योंकि उसी के अंतर्गत रहकर उसको काम करना होता है। तो ये थे संप्रभुता के जो हमने प्रकार देखा, उस प्रकार में हमने चर्चा की कि वो कौन कौन से इसके प्रकार हैं। जिसमें हमने सबसे पहले संप्रभुता का जो विचार है उसको देखा, उसके बाद हमने इसके अर्थ को समझा और उसके बाद हमने
उसको अर्थ को समझने जानने के बाद हमने चर्चा की उसका जो स्वरूप है उसके बारे में, उसके जो 5 महत्वपूर्ण विशेषता है जो किसी भी संप्रभु में होनी चाहिए, संप्रभुता में निवास करती हैं, वो सारी चीज़ें उनको हमने देखा, उनके विभिन्न प्रकारों को देखा और उनके विकास को देखा। बाकी की जो इसके जो सिद्धांत हैं जो हमारे कोर्स में है, एकलवादी तथा बहुलवादी सिद्धांत और इसकी चुनौतियाँ, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रश्न हैं, उसको छोड़ सकते हैं। बहुत जल्द हम नए क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।